सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, विजय कश्यप जी, महेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल सैनी जी, जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश चौधरी जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरिता चौधरी जी, माननीय विधायक श्री राजीव तरारा जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री जसवंत सैनी जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, हरिओम शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती संगीता चौहान जी, भारी संख्या में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, जिस महापुरुष के नाम पर नौगांवा सादात को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे स्वर्गीय चेतन चौहान जी को आपने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन दिया था, लेकिन असमय उनकी मृत्यु के कारण ये जगह खाली हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चौहान जी को यहां पर प्रत्याशी बना करके स्वर्गीय चेतन चौहान जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप विशेष रूप से हमें यहां पर आपके बीच में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और स्वर्गीय चेतन चौहान जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब हरियाणा के गुड़गांव हॉस्पिटल में स्वर्गीय चेतन चौहान जी की मृत्यु हुई थी तो चाहते हुए भी हम लोग नहीं आ पाए थे। हमारी इच्छा थी इस कार्यक्रम में भागीदार बनने की, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए उसकी जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार हम लोग आ नहीं सकते थे और इसलिए मैंने स्वयं श्रीमती संगीता चौहान जी से इस बारे में आग्रह किया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार करने की बजाय अगर गढ़ में यह कार्यक्रम संपन्न हो तो उस क्षेत्र के लोग अपने नेता को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और जनता जनार्दन ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को, जिन्होंने खेल की प्रतिभा के माध्यम से इस जनपद को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को और इस देश को एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य यहां की जनता को प्राप्त हुआ और आज हम लोग उनकी धर्मपत्नी को स्वर्गीय चेतन चौहान जी के ही स्थान पर पुनः विधायक बनाने के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये पवित्र भूमि है। मां गंगा का आशीर्वाद इस जनपद को लगातार निरंतर हजारों वर्षों से मिलता रहा है। मां गंगा की कृपा इस क्षेत्र पर बनी हुई है। यहां का तिगड़ी मेला हम लोगों ने उसे राजकीय मेला घोषित किया और हम लोगों ने कहा कि यहां के लोगों को, जनता जनार्दन को समस्या नहीं आनी चाहिए। स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने, यहां के उस समय के माननीय सांसद श्री कंवर सिंह तंवर जी ने, हमारे विधायकगण
जो यहां पर हमारे विधायकगण हैं, श्री राजीव तरारा जी, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इन सब ने कहा इसको राजकीय मान्यता मिलनी चाहिए। हम लोगों ने मान्यता देने के साथ ही वहां पर इसके विस्तार की भी एक व्यापक कार्य योजना बनाकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, जो हम किसानों की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति आ जाती है। चौधरी चरण सिंह महान किसान नेता थे। उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर राजनीति करने वालों ने किसानों का सबसे ज्यादा अहित किया। भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि में रवाना चीनी मिल थी। 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रवाना चीनी मिल का विस्तारीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया और विगत वर्ष से चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ आगे चल रही है, किसानों के सपने को साकार कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि हमारी सरकार ने इस अवसर पर दिया। साथ ही विगत पिछले वक्त 2 वर्ष पहले मैं स्वयं भी आया था अमरोहा में। स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने यहां की चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात कही थी। हम लोग जब इस चीज को लेकर के आगे बढ़ ही रहे थे, कोरोना आ गया और उसके बाद ये कार्यक्रम वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा जब 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, यहां की माताएं और बहनें एक ही बात कहती थी कि क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे। तब यहां पे एक ही प्रश्न उठता था यहां के किसानों का कि क्या हमें भी बिजली के कनेक्शन मिल पाएगा, क्या हमें भी बिजली मिल पाएगी। तब यहां पर एक ही प्रश्न होता था यहां की बहनों के द्वारा, यहां की माताओं के द्वारा, यहां के व्यापारियों के द्वारा, क्या दंगों का सिलसिला यहां बंद हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे या तो आपके अमरोहा का ढोलक बजता है या फिर यहां के बदमाशों के का कार्य पुलिस करती है। ये 2 कार्य आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे। 2 ही चीज आपको सुनने को मिलती होगी, तो या तो अमरोहा के ढोलक की थाप या फिर अपराधी यहां से 9-2-11। अब अपराधी दंगा नहीं कर सकता, कोई माफिया दंगा नहीं कर सकता। माफिया और अपराधी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। एक समय था जब सत्ता इनकी सरपरस्त बनकर के इनके सामने नतमस्तक होती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं होंगे, सचिन और गौरव नाम के लड़के की किस निर्ममता के साथ हत्या हुई थी, कैसे दंगे हुए थे, महीनों तक दंगे चले थे। कैराना और कांधरा से व्यापक पैमाने पर व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन 2017 के बाद एक भी व्यापारी पलायन नहीं किया। जो पलायन किया तो वापस आ करके आज छाती ठोक करके वहां अपना व्यापार कर रहा है और अपराधी या तो जेल के अंदर है या राम नाम सत्य है कि यात्रा के लिए निकल गया है। बाकी और कोई तीसरा उसके लिए जगह ही नहीं है। पहले अपराधी गरीब के, किसान के या व्यापारी के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर हमला करके उसे कब्जा करता था और आज अपराधी और माफिया की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। देख रहे होंगे ना, कैसा लग रहा है आपको। आप समर्थन करते हैं इन माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त तो होनी चाहिए ना, और चौराहे पर इनके पोस्टर भी लगने चाहिए ना। अगर ये कहीं दंगा करेंगे, आगजनी करेंगे तो इनके पोस्टर लग करके इनसे उसकी वसूली होनी चाहिए ना। इससे पहले हो पाता था क्या? इसलिए नहीं होता था क्योंकि हम सब जाति के नाम पर बटे थे।
हम सब विभाजित थे और गुंडे गुंडे एक होकर के जनता को लूटते थे। आपने अपनी ताकत का एहसास कराया। पहले एक परिवार राज करता था, उस परिवार के लिए परिवार ही देश था, परिवार ही समाज था, परिवार के बाहर सोची नहीं थी। आज हम पुलिस की भर्ती निकालते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई गांव और कोई जनपद नहीं जहां से भर्ती न होती हो, क्योंकि हमने कहा कि अगर भर्ती में किसी नौजवान के साथ खिलवाड़ हुआ तो फिर अधिकारी को जेल भेजने का कार्य करेंगे। आज यहां का नौजवान भी पुलिस में भर्ती हो रहा है, यहां की बेटियां भी पुलिस में भर्तियां हो रही हैं। और मजनूओं को तो ठीक करने के लिए हमने 20% महिलाओं को ही पुलिस में भर्ती की व्यवस्था कर दी है कि महिलाओं को, बेटियों को ही हम भर्ती करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं चौराहे पर, उन्हीं से उनको पिटवाने का कार्य भी करेंगे। ये कार्य भी आज आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने ताकत दी। जिनके लिए देश और समाज ही परिवार था, उस परिवार के बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही हमारे लिए परिवार है और इस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और भाइयों बहनों, हम लोग उस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। अन्यथा लोग क्या सोचते थे, कोरोना जब आया लोग मुझे फोन करते थे, क्या कैसे बचेगी उत्तर प्रदेश की जनता। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग दिन रात एक कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश और सबसे कम मरीज कोरोना के उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक सहायता उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने दिया। उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ गरीबों को हर महीने 2-2 बार, यानी इस समय 14वें बार हम लोग राशन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं वितरित होता था? आज देश के अंदर मोदी जी ने राजनीति की दूरी को बदल दिया है। पहले जाति की राजनीति होती थी, क्षेत्र, मत और मजहब की राजनीति होती थी, देश की कीमत पर राजनीति होती थी, जनता की सुरक्षा पर राजनीति होती थी। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी और समाज का प्रत्येक तबका विकास की धुरी बना हुआ है। विकास की योजनाओं पर अधिकार पहले जनता जनार्दन का होगा, गरीब का होगा, किसान का होगा, नौजवान का होगा, महिलाओं का होगा, समाज के विभिन्न तबकों का होगा। हमने व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी। हमने हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। हमने हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ दिया, जरूरतमंदों को मकान दिए, हर गरीब को शौचालय उपलब्ध कराया, रसोई गैस का कनेक्शन भी और विद्युत का कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ये काम सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोग भी कर सकते थे। कांग्रेस के नेता तो इस समय पीएफआई जो एक दंगाई संगठन है, दंगा करा रहा है जगह जगह, कल उससे मिलने के लिए केरल गए थे। उनको किसी गरीब और किसी किसान से फुर्सत नहीं। पंजाब में वे लोग खरीदारी किसानों का नहीं करा रहे हैं, लेकिन दंगा कराने वाले संगठनों के साथ मिलने के लिए केरल में गए हैं। जो लोग प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे, उन लोगों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए हैं। उनकी सहानुभूति देश के साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जो लोग बाहर काम करते थे उन्हें सुरक्षित बनाना, प्रदेश में उपचार की व्यवस्था कराना,
गरीब के लिए राशन की व्यवस्था कराना, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना और सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, परसों आपने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना होगा। उन्होंने दो बात कही है कि जब तक दवा हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हम जरूर करें। भाइयों बहनों, बीमारी को कभी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। और खासतौर पर अमरोहा के लोगों से तो मैं कहना चाहूंगा, इस बीमारी ने एक लोकप्रिय नेता को, एक लोकप्रिय क्रिकेटर को, स्वर्गीय चेतन चौहान जी को हमसे छीन लिया। हम लोग लापरवाही नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन अमूल्य है और इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन दिन भर मैं प्रदेश के दौरे पे रहता हूं। सुबह या शाम एक बार जरूर मैं कोविड-19 कोरोना की बैठक प्रदेश की जरूर लेता हूं और पूछता हूं कितने मरीज कहां पर हैं, उपचार की क्या व्यवस्था हुई है, लोगों को क्या सुविधा दी जा रही है। लगातार बैठक लेता हूं, इसलिए जिससे प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज हम सब एक बार फिर आपके पास आए हैं कहने के लिए, विकास ये हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी की इस विरासत को हम लोग जनता के सामने एक बार फिर से लेकर के जाएंगे। और श्रीमती संगीता चौहान जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, जब विकास हमारी गारंटी, सुरक्षा हमारी गारंटी, आपका सम्मान हमारी गारंटी, तो भाइयों बहनों आप वोट दीजिए और बाकी विकास का कार्य कराने की जिम्मेदारी हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण करेंगे। श्रीमती संगीता चौहान जी करेंगी, यहां पर राजीव तरारा करेंगे, श्री महेंद्र खड़गवंशी करेंगे, हमारे पदाधिकारी करेंगे और विकास की एक एक कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब तो हम आपको गंगा एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे आप जान रहे होंगे, यहां से अगर प्रयागराज जाना होगा तो अगर सामान्य दिनों में अगर आप चलेंगे, इस समय चलेंगे तो आपको जाने में कम से कम 12-13 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी तो यहां से मुश्किल से 6 से 7 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। विकास की ढेर सारी संभावनाएं विकसित होंगी, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित होंगी। आपने देखा होगा 1,37,000 तो केवल पुलिस में ही हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी है। विभिन्न पदों में 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है, 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा है और 3 लाख की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से 31,200 को अभी हमने पिछले दिनों ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति का कार्यक्रम हर एक जनपद में संपन्न किया है। आपके अमरोहा के नौजवानों को मुरादाबाद में वहां पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। आखिर ये नौजवान थे, हमारे जवान नौजवान थे। हर एक जनपद के नौजवानों को सम्मान मिला है। अभी कल ही भी कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। आयोग से चयन करके आए हैं, उनकी योग्यता थी, उनमें क्षमता थी, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पाता था, क्योंकि नौकरी एक परिवार ने गिरवी रख दी थी, वसूली का धंधा बन गया था, कोर्ट रोक लगाती थी, वर्षों से भर्तियां नहीं हो पाती थी, प्रदेश की जनता करा रही थी, तबाह थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। और भाइयों, हमारा यही संकल्प है, प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। प्रदेश में किसानों के साथ, नौजवानों के साथ और महिलाओं के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं और किसी को भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं। अगर कोई जनता का शोषण करेगा, उसकी जगह जेल होगी और उसकी संपत्ति को जब्त करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। और भाइयों बहनों,
इसीलिए आप सबसे विनम्र अपील है, 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। ये शारदीय नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि में कोरोना से बचते हुए हम पर्व और त्योहार मनाएंगे। विजयादशमी का पर्व भी आएगा। विजयादशमी का पर्व सत्य, न्याय और धर्म का पर्व है। हम इस पर्व को मनाएंगे। उल्लास और उत्साह आवश्यक है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हर व्यक्ति मास्क लगाया हुआ है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने यहां पर 99% लोग मास्क लगा करके आए हैं। 1% लोगों से मेरी अपील होगी, वे भी मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये बचने का समय है। बीमारी नीचे जा रही है। याद रखना, नदी और बीमारी जब चढ़ती हो और उतरती हो उस समय नुकसान ज्यादा करती है। इसलिए इस समय उससे बचाव बहुत आवश्यक है। सरकार आपके साथ में है, हर प्रकार के लिए आपके साथ हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। आप सबसे अपील, 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करूंगा। ये अपील इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी किया है और आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य भी किया है। कश्मीर में धारा 370 हटाया गया ना, आप समर्थन करते हैं। और जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था तब आप कहते थे कि ये नारा देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो काम हो गया ना। 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी हो गया है ना। अब तो कोई शिकायत नहीं है। अब तो नहीं बोलेंगे ना कि तारीख कब बताएंगे। हम तो तारीख तय करके शिलान्यास करवा करके आपके बीच में आए हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो मैं आप सबको भी अयोध्या जरूर आमंत्रित करता। भगवान चाहेंगे बहुत जल्दी ये कोरोना समाप्त हो और भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य मंदिर, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हो और आप सबको रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए भी आवश्यक है, हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 492 वर्षों के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही अपील आप सबसे करने के लिए कि हमने जो वायदे किए थे, जो कहा था, सो करके दिखाया है और आगे भी जो कहेंगे वही करेंगे। जब हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं तो आप लोग भी श्रीमती संगीता चौहान जी को वोट देंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलिए। सभी लोग अपना अपना स्मार्टफोन लेकर के अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवारजन, जितने हित मित्रगण हैं, सभी लोगों को एक एक कॉल करके बोलेंगे कि कमल निशान पे श्रीमती संगीता चौहान को भारी बहुमत से चुनाव विजयी बना करके यहां से भेजना है। ठीक बात है ना? सभी लोग सहमत हैं? वाणी को देता हूं विराम।